हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर वेलकम है मेरे सीएम स्पैक क्लासेस में। और मैं फिर एक आपको सूचना दे दूं कि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया बच्चों। यूट्यूब चैनल है मेरा सीएम डीड, जिस पे आप जाके फैक्ट्स वीडियो, साइंस की लॉजिकल वीडियो, उसकी प्रैक्टिकल वीडियो और जितने भी प्रोजेक्ट टाइप वीडियोस होती हैं सब आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो साइंस की फैक्ट, प्रोजेक्ट एंड लॉजिकल वीडियो देखने के लिए आप मेरे सीएम डीड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे दूसरे लेक्चर पर। मैंने पीछे आपसे बात करी थी केमिकल काइनेटिक्स के रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो उसमें मैंने आपको बताया था आप पिछली वीडियो में देख लेना, पहले लेक्चर में, कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्शन की निकाली जाती है, किसकी नहीं निकाली जाती, ठीक है। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको मैंने बोला था ROR, अभिक्रिया की दर। इसके दूसरे लेक्चर पर आज हम बात करेंगे। तो आज मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कितने तरीके से आप इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। प्यारे बच्चों देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मतलब हमें जो है रिएक्शन को दो तरह से मैंने डिवाइड करा था। एक उसका पहला पार्ट रिएक्टेंट होता है और उसका दूसरा पार्ट जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो, इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट है ROR, वो है डेल्टा या डेल्टा सी या DC लिख दीजिए आप अपॉन DT, ठीक है ना। C का मतलब कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कंसंट्रेशन में जो टाइम के रेस्पेक्ट जो भी चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, सही है ना। समय के साथ साथ जो भी सांद्रता में परिवर्तन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो इसके जनरल सा फॉर्मूला तो आप ऐसा मान लीजिए, है ना, कि सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होगा, समय होगा, ठीक है। अब इसकी जो है दो चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका जो पहला पॉइंट है मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट है एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। पहला जो होता है वो हमारा एवरेज रेट होता है, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इसे हिंदी में कहते हैं औसत दर और इसे कहते हैं तात्क्षणिक दर, मतलब बहुत जल्दी होने वाला, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लो हमारे पास कोई कंसंट्रेशन C है, सपोज दैट कोई भी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, अभिकारक या उत्पाद, तो उसकी सांद्रता अगर मान लो C है, तो एवरेज रेट AR लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, IR लिख दे रहा हूं, DC अपॉन DT, ओके। कैपिटल जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, दैट इज द कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता को व्यक्त करते हैं। डेल्टा का मतलब अगर डेल्टा हम लगाते हैं एवरेज रेट के लिए और D का हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। अगर टाइम इंटरवल थोड़ा सा हमारे पास नॉर्मल है तो उसके लिए हम एवरेज रेट या औसत वेग निकाल सकते हैं, औसत दर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल, समय अंतराल बहुत कम है, तो फिर उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस या फिर उसके लिए जो है तात्क्षणिक रेट को निकालते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T या DC अपॉन DT के रूप में चलती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में औसत लिखकर आ गया एवरेज, तो फिर आप यहाँ पर ये फॉर्मेट यूज करेंगे। लेकिन अगर लिख के नहीं आया तो नॉर्मली हम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, DC अपॉन DT वाला, ठीक है ना। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब कि औसत दर और तात्क्षणिक दर, ठीक है। अब इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं कि अगर हम इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, मतलब जिसको आप बोलते हैं मात्रक, तो आपको पता है ROR इक्वल टू DC अपॉन DT। मैंने अभी आपको बताया कि C का मतलब कंसंट्रेशन, अब वो किसी की भी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, यूनिट का मतलब मात्रक, एक बात ध्यान रखेंगे, जनरल कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होती है उसको मोलरिटी के टर्म्स में हम यूज करते हैं। जो सांद्रता होती है उसको मोलरता के रूप में हम जो है प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर इसकी मोलरता वाला आप मात्रक रखेंगे, मोलरता वाला यूनिट, मोलरिटी वाली यूनिट रखेंगे। तो C की जगह क्या रखेंगे आप, मोल पर लीटर अपॉन टाइम क्या होगा,
सेकंड में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो मोल पर लीटर इंटू सेकंड, या थोड़ा सा और आप शॉर्ट कर लें तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसकी यूनिट बन जाएगी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो मात्रक है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चले आगे, ठीक है, हटा दो यहाँ से। चलो अब देखो बच्चों, बात सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मान लो मुझे कोई रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। सपोज दैट एक रिएक्शन है मेरे पास, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल सी कैपिटल सी, है ना। ये कोई रिएक्शन है, मैंने एक रिएक्शन लेट कर ली, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे और सही करके लिख दूं नीचे करके, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी और कैपिटल सी, कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है, तो चाहे तो आप एवरेज रेट के रूप में बना लो, औसत दर के रूप में बना लो, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट के रूप में बना लो, ठीक है ना। तो हम कैसा बनाएंगे, ध्यान देंगे बच्चों। तो देखो इसमें आपको बता दूं, ये शुरू वाला पार्ट रिएक्टेंट है, ठीक है, बाद वाला पार्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो शुरू वाला पार्ट क्या है, रिएक्टेंट जिसे आप अभिकारक कहते हैं, बाद वाला क्या है, प्रोडक्ट जिसे आप उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, ध्यान देंगे। रिएक्टेंट का जो कहना चाहिए कंसंट्रेशन है वो हमेशा डिक्रीज होती है, अभिकारक की सांद्रता हमेशा कम होती है और उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती है, ठीक है। कहने का मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज। तो इसके लिए हम एक साइन यूज करते हैं, रिएक्टेंट के लिए माइनस का और प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं प्लस का, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे, ध्यान दो। अगर मान लो मुझे पहले इस मॉलिक्यूल का रेट निकालना है, ठीक है, तो मैंने इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में निकाला हूं मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे ए का निकालना है तो देखो यहां पर क्या होगा, डी ए, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका जो ये स्मॉल ए है, इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/, क्या आ जाएगा ए, फिर क्या होगा डी ए अपॉन डी टी। ध्यान देंगे, जो शुरू वाली वैल्यू होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 1/a डी ए अपॉन डी टी, और साइन क्या का आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट, इसकी जो कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ऐसे आप आर ओ आर दिखाओ दूसरे वाले का, तो बी के हिसाब से दिखाओ, तो माइनस के 1/b, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dB अपॉन dt। कर सकते हैं इसको ऐसे, चलो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जब आप इसके लिए निकालेंगे ROR, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसकी पहले स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस के 1/c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dc अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपने अलग अलग निकाल दिया, ए के लिए अलग निकाला, बी के लिए अलग निकाला, सी के लिए अलग निकाला। एक बात और बता दूं, अगर आप एवरेज रेट के रूप में निकालोगे तो डी की जगह क्या कर दोगे, डेल्टा कर दोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने अलग अलग निकाला, ठीक है, लेकिन होता क्या एक्चुअल में, जब रिएक्शन एक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो होगा क्या, इन सब की रेट ऑफ रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, सबको इक्वल करना आपको, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, माइनस के 1/a डी ए अपॉन डी टी इजकल टू माइनस के 1/b डी बी अपॉन डी टी इजकल टू माइनस, सॉरी प्लस आएगा भाई, है ना, सही कर लेना इसको, ध्यान नहीं रहता। यहाँ प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के लिए साइन आएगा प्लस का, तो 1/c, और ये आ जाएगा dc अपॉन dt। तो ये आपके लिए क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये मैंने इंस्टेंटेनियस टर्म्स में निकाली है, आप चाहे एवरेज टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो डी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, एक रिएक्शन थी मेरे पास, मैंने पहले इनके अलग अलग टर्म्स की निकाली। एक बात मैंने आपको बताई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता हमेशा कम होती है, उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती है। तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, उसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसके लिए प्लस का साइन यूज करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले ए के लिए निकाला, तो इसके जो कोएफिशिएंट है स्मॉल ए, उससे डिवाइड कर दिया, डी अपॉन डी टी, साइन क्या का आ गया, माइनस का। इस बात पे ध्यान देंगे। फिर रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकाला, बी के लिए, ये क्या हो रहा है, 1/b, कोएफिशिएंट से डिवाइड, dB अपॉन dt, साइन आ गया माइनस का। लेकिन जब इसके प्रोडक्ट पर गए तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/c dc अपॉन dt, और साइन क्या आ गया, प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन बाद में अगर आप इसको कंप्लीट रिएक्शन के हिसाब से देखो तो सारी रेट ऑफ रिएक्शन आपस में इक्वल होती हैं, जिसको आप इक्वल करके इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बना सकते हैं।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान देंगे, एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास N2 प्लस 3H2 रिएक्शन एरो 2NH3, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब इस पर आपने जो है इक्वेशन बनानी है, तो देखो पहले अलग अलग देख लेते हैं। पहले इसके लिए देख लो आप ROR, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर। तो क्या होगा, देखो इसके लिए कोई कोएफिशिएंट नहीं तो उसे लिखेंगे नहीं, लेकिन साइन क्या के लिए आएगा, माइनस का, और इन पर क्या आएगा, साइन आएगा प्लस का। ध्यान देंगे, समझ रहे नहीं, जो रिएक्टेंट है उनके लिए साइन माइनस का आएगा, प्रोडक्ट के लिए साइन प्लस का आएगा। तो पहले N2 के लिए निकालो तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, DN2 की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो भी आप अणु लेते हैं उसकी सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित कर देते हैं, अपॉन कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। फिर आप इसके दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो ROR इक्वल टू कितना आएगा, इसके पहले कोएफिशिएंट से भाग कर देंगे आप, तो माइनस, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dS2/dt आ जाएगा। कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब उसके दूसरे वाले के लिए ROR, उसके लिए साइन क्या आएगा, प्लस का, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा DNS3, और यहाँ पर आ जाएगा dt। कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंप्लीट इक्वेशन देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इन्हें इक्वल रख दो सबको, तो माइनस के dN2/dt माइनस के 1/3 dH2/dt और प्लस के 1/2 DNS3/dt, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दी जा सकती है, उसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। जैसे मैं आपको एक और बताऊंगा, देख लीजिए, आप लिखना चाहे तो लिख लेंगे। चले आगे। हाँ, अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो, मान लीजिए किसी भी इक्वेशन का, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसा मान लो एक इक्वेशन है मेरे पास, H2 प्लस I2 रिएक्शन एरो 2HI, सपोज दैट एक रिएक्शन है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए डायरेक्ट निकालना, बच्चों ध्यान देंगे, ये रिएक्टेंट है साइन माइनस का, ये प्रोडक्ट है साइन प्लस का, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखो, पहले इसकी कंसंट्रेशन लिखो। तो कैसे लिखेंगे, माइनस के, कोई इसका आगे कोएफिशिएंट नहीं तो डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dH2/dt, फिर इक्वल करेंगे क्योंकि आपस में इक्वल होंगे, फिर इसके लिए भी माइनस में, माइनस के di2/dt, ठीक है ना। फिर इजिकल टू, इसके लिए प्लस में लिखेंगे तो प्लस के 1/2 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dHI/dt, ठीक है। तो ये तो इंस्टेंटेनियस टर्म्स में आ गई। अगर आप औसत वेग के हिसाब से निकालेंगे, औसत दर मतलब एवरेज रेट के हिसाब से निकालेंगे, तो और करके आप लिख सकते हैं माइनस के डेल्टा H2/ΔT माइनस के डेल्टा I2/ΔT और प्लस के 1/2 डेल्टा HI/ΔT, ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी भी आपको रिएक्शन दी जाए, आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, और इस तरीके से जो है इसको बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अगले वाले टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। धन्यवाद।